मेरा नाम मोनिका है। मैं अनाथ आश्रम की सफाई करती हूँ। यहाँ पर गरीब लड़कियाँ अपनी ऐसी चीज़ कूड़े में फेंक कर जाती हैं जिसकी कीमत 1 लाख है। ये जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। मैं आज रात सिर्फ पैसों के लिए कुछ ऐसा करने जा रही थी। इस बात का मुझे पता ही नहीं था कि इसका अंजाम कितना ख़तरनाक हो सकता है। सविता मुझे समझाते हुए कहने लगी कि मोनिका, तुम जानती हो कि तुम क्या कर रही हो। मैंने उससे कहा कि हाँ, मैं जानती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ। बेहतर यही होगा कि तुम मुझे ना समझाओ कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। हाँ, अगर तुम मेरा साथ देना चाहती हो तो बताओ, मैं इन पैसों में से तुम्हें भी तुम्हारा हिस्सा दे दूँगी। लेकिन सविता ने साफ साफ इनकार कर दिया। नहीं नहीं, मैं कुछ पैसों के लालच में ये बिल्कुल भी नहीं करूँगी। मैंने कहा, तुम्हारी मर्ज़ी, तुम जो करो। दोस्त होने के नाते मेरे फ़र्ज़ है कि मैं तुम्हें समझाऊँ और सही गलत का फ़र्क समझाऊँ। आगे तुम जानो, तुम्हारा क्या काम। सविता ये कहकर चली गई। मैंने सारे कैमरों को बंद कर दिया था और रात के इस वक्त अनाथ आश्रम में सन्नाटा था। मैं दरवाजे पर खड़ी चौकीदारी कर रही थी, लेकिन मैं अनाथ आश्रम की चौकीदारी नहीं कर रही थी। मैं तो उस जवान लड़की की, जिसकी उम्र 22 साल की थी, उसकी चौकीदारी का काम कर रही थी। मैं थोड़ी देर में अपना सामान लिए दरवाजे की तरफ आई। वो मुझे बहुत सारे पैसे देकर उस लड़के के साथ चली गई। सुबह मैं अनाथ आश्रम में रोज़ की तरह सभी कमरों की सफाई कर रही थी। जल्दी जल्दी सारा कचरा एक बड़े थैले में डाल ही रही थी कि बाहर से शोर शराबे की आवाज़ें मेरे कानों तक पहुंची। मैं जल्दी जल्दी सारा काम करके बाहर गई। यहाँ पर काम करने वाली सारी लड़कियाँ सब वहीं पर मौजूद थीं। हमारे अनाथ आश्रम की ऑनर बहुत सख्त थी। सब लोग उनकी एक आवाज़ से डर जाते थे। वो ज़ोर ज़ोर से चीख रही थी कि बताओ, किसने रोली को यहाँ से भागने में मदद की है। वो कैसे यहाँ से भाग निकली। यहाँ से कैसे कोई मेरी इजाज़त के बगैर कदम बाहर निकाल सकता है। आखिर रोली यहाँ से गई कैसे और कहाँ। उसे ज़मीन खा गई या फिर आसमान निगल गया। सविता चुपचाप खड़ी मुझे घूर रही थी, क्योंकि उसके और मेरे अलावा ये बात कोई नहीं जानता था कि रोली को भगाने में किसका हाथ है। फिलहाल मैडम तो गुस्से में पुलिस की धमकी देकर वहाँ से चली गई और सब अपने अपने कामों में लग गए। मैं सविता को देखकर मुस्कुराती हुई अपना काम करने चली गई। खाने के टाइम मैं और सविता साथ में ही खाना खा रहे थे। सविता ने कहा, यार, मुझे और तुम्हें कितना टाइम हो गया है अनाथ आश्रम में काम करते हुए, लेकिन तुम में अब तक कोई भी सुधार नहीं आया। मैंने सविता को जवाब दिया, गरीबी इंसान को इतना लाचार कर देती है कि कोई भी काम करने से डर नहीं लगता। अब चाहे वो काम सही हो या फिर गलत, क्या फ़र्क पड़ता है। जब ऐसा काम करने से कुछ पैसे हाथ में आए तो इसमें कौन सी बुराई है। ये सुनकर सविता ने कहा कि देखना, तुम इन कामों का एक दिन बहुत बुरा अंजाम भुगतोगी। मुझे नहीं मालूम था कि मैं खुद मुसीबत को दावत दे रही थी। सविता की इस बात को नज़रअंदाज करके मैं खाने से फ्री होकर अपने कमरे में गई और कचरे का थैला निकाल कर उसमें से इस्तेमाल किया हुआ सामान अलग करके कचरा फेंक दिया। मैं रोज़ की तरह उस कबाड़ी को बुलाया और वो सामान उसे बेच दिया। इससे पहले कि मुझे कोई देख न ले, मैंने सब कुछ बेच दिया और उसे यहाँ ये कहकर भगा दिया कि मैं तुमसे पैसे बाद में ले लूँगी। जब मैंने अनाथ आश्रम में पीछे मुड़कर देखा तो सविता मुझे देखकर आंखें चलाती हुई हंस पड़ी और चली गई। इस अनाथ आश्रम में हर काम करने वालों के लिए अलग अलग कमरे बने हुए थे। हम लोग यहीं पर रहते थे और सुबह से शाम अनाथ आश्रम में अपनी ड्यूटी पूरी करते थे, जिसके बदले में हमें हर महीने सैलरी मिल जाती थी। ये सैलरी तो इतनी होती थी कि हमारा सिर्फ गुजर बसर हो जाए। लेकिन मैं सिर्फ अकेली नहीं थी जो इस पर ज़िंदगी गुजार लेती। कोई और भी था जिसके खर्चे पूरे करने की जिम्मेदारी मेरी थी। मैं रात को सोते वक्त अपना मोबाइल लेकर पवन से बातें करती रहती थी और काफ़ी रात गुजर जाती, पता ही नहीं चलता। सुबह जब सविता की आँख खोलती तो कहती कि तुम्हारी रातें तो बस पवन से बातें करते पूरी हो जाएंगी, और मैं हंसकर हाँ में सर हिला दिया करती। हम अपने ड्रेस पहनकर ड्यूटी के लिए अनाथ आश्रम में गए थे कि कुछ लोग मैडम के ऑफिस में बातें कर रहे थे। मैंने सविता से कहा कि तुम चलो, मैं आती हूँ। मैंने बाहर से ही कान लगाकर ऑफिस के अंदर क्या बातें चल रही हैं वो सुनने की कोशिश की, तो मालूम हुआ कि ये कपल, जिनकी कोई संतान नहीं है, वो एक बच्चा अडॉप्ट करने की बात कर रहा था। मैडम उन्हें कुछ रूल्स बता रही थी। पति पत्नी जैसे वो दोनों पति पत्नी मैडम से बात करके उठे तो मैं एक तरफ होकर छुप गई कि कहीं कोई मुझे देख ना ले। मैंने उन पति पत्नी को देखा तो वो दोनों कपड़ों से बहुत मालदार लग रहे थे। बस मैं जल्दी से उन दोनों के पीछे पीछे अनाथ आश्रम से बाहर आ गई और उन दोनों से बातें करती रही। कुछ देर बाद उसके पति ने मुझे एडवांस के तौर पर बहुत सारे पैसे दे दिए और वो लोग चले गए। मैं जल्दी से मैडम के पास गई और उन्हें सारी बात बताई तो मैडम ने मुझे इजाज़त दे दी। अगले दिन वो दोनों पति पत्नी अनाथ आश्रम के बाहर खड़े मेरा इंतज़ार कर रहे थे। मैंने उन्हें एक बच्चा दिया और उन्हें
उन्होंने मुझे कुछ पैसों की भरी अटैची दी और वो लोग चले गए और मैं जल्दी से अपने कमरे में आ गई। जैसे ही वो अटैची खोल रही थी कि सविता भी वहाँ पर आ गई और पैसों से भरी अटैची खोलते देखकर सविता की तो आंखें फटी की फटी रह गई। वो कहने लगी कि तुम नहीं सुधरोगी, तुम खुद को फंसाकर ही चैन से बैठोगी और साथ में रूममेट होने की वजह से मुझे भी किसी न किसी परेशानी में डालोगी। मैंने कहा कि चुप करो, ऐसा कुछ नहीं होगा और जल्दी से दरवाज़ा बंद कर दो। अगर तुम्हें भी ज़रूरत हो तो मुझे बताना, जितने पैसों की ज़रूरत हो मुझसे ले लेना। लेकिन हर बार की तरह सविता ने साफ इनकार कर दिया। मैं बहुत खुश थी इन पैसों को देखकर, लेकिन सविता ने मुझसे अजीब व्यवहार से कहा कि तुम मुझे बताओ कि तुम्हें पैसे कौन देकर गया है। मैंने उसे मुस्कुराकर कहा, यार, एक निसंतान माँ बाप को एक बच्चा गोद दे दिया। सविता ने डर कर कहा, लेकिन मैडम को पता चल गया तो क्या होगा? मैंने उसे कहा कि तुम इसकी फ़िक्र मत करो, मैंने मैडम की इजाज़त से ही ये किया है। अब मैं इतनी भी पागल नहीं कि बिना इजाज़त के ये काम करती। तुम तो जानती हो हर काम करने के तरीके अलग अलग होते हैं। तभी मेरे फ़ोन की बेल बजी। मैंने देखा तो उस कबाड़ी वाले का फ़ोन था। वो मुझसे कहने लगा कि सामान हो तो ज़रा देख लेना, मैं फिर कल आऊँगा। मैंने उससे बात करके कॉल काट दी और रात होते ही मैं पवन से बातें करने में बिज़ी हो गई और सविता साथ वाले बेड पर सो गई। मैंने रात होते ही फिर से कैमरे बंद कर दिए और चौकीदारी के लिए गेट पर चली गई। बस कुछ देर में सबके सो जाते ही वो 20 साल की रिया अपना बैग पैक करके वहाँ से निकली। रिया मुझे पैसे देते हुए बोली, ये लो मोनिका दीदी, तुम्हारा इनाम। वहाँ से निकल गई, फरार हो गई। सुबह मैं और सविता फिर से अपनी ड्यूटी करने चले गए। मैं अभी कमरों की सफाई कर ही रही थी और रिया का सारा फेंका हुआ सामान इकट्ठा कर रही थी। उसका एक एक सामान एक थैले में इकट्ठा किया और बाकी कचरे के साथ डाल दिया। और फिर सविता ने आकर कहा कि जाओ, तुम्हारा वो आशिक कबाड़िया फिर से आ पहुंचा है। मैं एक थैला लेकर अनाथ आश्रम के दूसरे गेट की तरफ चल पड़ी। वो मुझे देखकर मुस्कुराने लगा और कहने लगा, आप कितनी मासूम हैं, आप नहीं जानती, मुझे कभी कभी आपके ऊपर तरस आ जाता है, लेकिन मेरी भी मजबूरी है। मैंने कहा, बस बस, ज़्यादा बातें न बना, ये लो। मैंने कचरे के ढेर से ज़रूरत का सामान अलग करके उसे दिया और उसे फ़ौरन भगा दिया। उससे कहा कि मुझे जब ज़रूरत होगी मैं आकर तुझसे पैसे ले लूँगी। वो चुपचाप मेरी बात सुनकर चला गया। मुझे नहीं मालूम था इस तरह से पैसों के लालच में आकर मैं कितनी बड़ी मुसीबत में फंस जाऊँगी और साथ ही पवन की ज़िंदगी पर भी उसका बुरा असर पड़ेगा। लेकिन हालात के आगे मजबूर लोग ये सब नहीं सोचते। वो तो बस कुछ पैसों के लिए मुसीबत को भी गले लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं। मुझे इस अनाथ आश्रम में बहुत साल हो गए थे। मैं यहाँ की बहुत पुरानी सफाई कर्मचारी थी, लेकिन मेरे 2 नंबर के काम को आज तक कोई नहीं पकड़ सका था और जब मुसीबत आई तो मेरे ऊपर कयामत ही टूट पड़ी। मैं एक दिन सविता से बातें कर रही थी कि तभी हमारे स्टाफ की एक औरत आई और कहने लगी कि चलो, सारे स्टाफ को मैडम ने बुलाया है। सविता शायद सब कुछ समझ चुकी थी। वो सवालिया नज़रों से मेरी तरफ देख रही थी और मेरी भी समझ में आ गया था कि मैडम हम सबको क्यों बुला रही हैं। और वही हुआ, हम सब लोग वहाँ पर मौजूद थे और मैडम बहुत ज़्यादा सख्त लहजे में हम सब पर चिल्ला रही थी कि पिछली रात फिर से एक लड़की यहाँ से गायब हुई है। उसके साथ कौन था यहाँ इस कमरे में? सबने मेरी तरफ देखा। मैं तो डर ही गई थी। थोड़ी देर के लिए मुझे लगा कि मैं तो अब पुलिस के हाथों गिरफ्तार हो ही जाऊंगी और अपने आप पर काबू पाते हुए मैं बिल्कुल सीधे खड़ी रही। फिर जब मैडम ने मुझसे पूछा कि मोनिका बताओ, इस बारे में तुम क्या जानती हो, मैंने बिल्कुल बेफिक्र होकर बहादुरी से जवाब दिया कि मैडम, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। मैं तो सुबह साफ़ सफाई करने के लिए उसके कमरे में गई। आज रात का मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं तो जल्दी सो गई थी। क्यों सविता, बताओ मैडम को, मैंने सविता की तरफ इशारा करते हुए कहा। वो घबराते हुए कहने लगी, हाँ हाँ मैडम, ये ठीक कह रही है, इसकी तबीयत ठीक नहीं थी, कल रात ये जल्दी सो गई थी। ये सुनते ही मैडम का ध्यान मेरी तरफ से हट चुका था, लेकिन वो सख्ती से कह रही थी कि पिछले 1 साल में यहाँ से 12-13 लड़कियाँ भागी हैं और अब मैं पुलिस को रिपोर्ट कर चुकी हूँ और जो भी इन सब में शामिल है वो अब अपनी खैर मना ले, क्योंकि उसे अनाथ आश्रम की नौकरी से तो निकाला जाएगा और साथ ही साथ उसका लाइसेंस भी कैंसिल कर दिया जाएगा। उसे फिर नौकरी करने की परमिशन नहीं होगी और पुलिस उसके साथ जो करेगी वो अलग। ये सब सुनकर सब बहुत ज़्यादा डर गए थे, लेकिन मैं तो ये काम करते करते बहुत निडर हो गई थी। मुझे कोई फिक्र नहीं थी। एक दिन मुझे पवन की कॉल आई। वो बहुत ही ज़्यादा परेशान था। उसे पैसों की कुछ ज़रूरत आ गई थी। मैंने उसे तो तसल्ली दे दी कि मैं पैसों का इंतज़ाम कर लूँगी, लेकिन बाद में मैं खुद परेशान होती रही कि उसे मैं इतने पैसे कहाँ से ला कर दूँगी। इसलिए मेरे पास जो थोड़े पैसे थे वो निकाले। फिर मुझे याद आया कि उसका बाड़ी के पास भी तो मेरे कुछ पैसे हैं, उससे जाकर ले आती हूँ, शायद कुछ बात बन जाए। मैं अगले दिन छुट्टी लेकर वहाँ से निकली। मैं रिक्शे में बैठी और उसका बाड़ी की दुकान के लिए चल दी, लेकिन मेरी तो आंखें फटी की फटी रह गईं जब मैंने देखा कि वो कबाड़ी सूट बूट पहनकर अच्छी पर्सनैलिटी में एक आदमी के साथ कार के अंदर बैठा था। मैंने उसका पीछा किया तो वो एक आलीशान म्यूज़ियम में जा रहा था।
पहले तो मेरी कुछ समझ में नहीं आया कि वो आदमी कौन है और किस लिए यहाँ आया है और यहाँ क्या कर रहा है। मैंने उसका पीछा किया, लेकिन मैंने वहाँ अंदर जाना सही नहीं समझा। मैं बाहर खड़ी उसका इंतज़ार कर रही थी। वो जैसे ही बाहर आया, मुझे देखकर हैरान रह गया। मुझे देखकर कहने लगा, मोनिका तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने कहा कि तुम बताओ, लेकिन फ़िलहाल तुम ये सब छोड़ो और मुझे मेरे सामान के पैसे दे दो, मुझे ज़रूरत है। मुझे उस समय पवन की फ़िक्र सताई जा रही थी, इसलिए मैं उस कबाड़ी वाले से ज़्यादा बात नहीं कर सकी और उसने मुझे पैसों से भरा बैग दे दिया और कहा, ये लो तुम्हारा हिस्सा। मैंने दिल में सोचा कि ये कौन से हिस्से की बात कर रहा है, लेकिन वो थोड़ा जल्दी में था। वो कहने लगा कि मैं तुम्हें बाद में सब बताऊंगा, अभी मुझे थोड़ा काम है। वो ये कहकर चला गया। उसने मुझसे कहा भी था कि मोनिका तुम अंदर आ जाओ। मैंने सोचा वहाँ ऐसा क्या है, लेकिन मैं जल्दी में थी और वहाँ से वापस आ गई। काश मैं वहाँ से आने से पहले एक बार अंदर जाकर देख ही लेती तो ये अज़ाब मुझ पर नहीं पड़ता। मैं अनाथ आश्रम वापस आ गई और सारे पैसे जोड़कर मैंने पवन को भिजवा दिए और आराम करने के लिए लेट गई। उसी रात मेरे पास मुंह ढककर एक लड़की आई और मुझसे मदद मांगने लगी। मैंने कहा, ये वक्त सही नहीं है, लेकिन हाँ, कल तुम्हारा काम हो जाएगा, तुम तैयारी कर लेना। वो मुझसे बात करके वापस चली गई। मैंने जैसे ही सविता की तरफ देखा, वो जाग रही थी और मुझसे इशारे में कहने लगी कि तुम ज़रूर अपने साथ एक न एक दिन मुझे भी फंसाओगी। मैं मुस्कुराने लगी और उसे तसल्ली दी। हम दोनों सो गए थे। अगले दिन हम दोनों अपनी ड्यूटी पर चले गए। मैं अनाथ आश्रम के सभी कमरों में जल्दी जल्दी सफाई करने लगी। मुझे ज़रूरत का काफ़ी सामान मिल जाता था, जो मैं कबाड़ी वाले को छुप कर बेच देती थी। मैंने जल्दी से अपना थैला निकाल कर सारा सामान भर लिया और फिर शाम में वही कबाड़ी आया और मुझसे सारा सामान ले गया। वो मुझे कुछ बताना चाहता था, लेकिन इतने में ही उसके पास फ़ोन आ गया और वो कहते हुए चला गया, मुझे आपको बहुत ज़रूरी बात बतानी है। आप मेरी दुकान पर आएंगी तो आपको बताऊंगा। मैं रात होने का इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि आज रात फिर मुझे एक काम को करना था। मैं नहीं जानती थी कि इस बार मैं मुसीबत में पड़ने वाली हूँ। मैंने रात होते ही सबके सो जाने के बाद कैमरे बंद किए और एक लड़की को भगाने का इंतज़ाम किया और चौकीदारी के लिए गेट पर खड़ी हो गई। कुछ देर बाद एक लड़का गाड़ी में आया और मुझे इशारा करने लगा। मैंने उस लड़की को बुलाया। वो लड़की मुझे कुछ नोट देते हुए चली गई और वो लड़की फ़रार हो गई। मैं भी अपने कमरे में जाकर पवन से फ़ोन पर बात करने लगी और पवन ने मुझे धन्यवाद कहा कि मैंने उसे पैसे देकर उसकी मदद की। मैं फ़ोन पर बात करते करते सो गई। सुबह सविता ने मुझे उठाया। वो मुझसे कहने लगी, यार आज बहुत देर हो गई है, चलो हमें ड्यूटी पर भी जाना है। और हम तैयार होकर जैसे ही अनाथ आश्रम में आए तो हमने देखा कि मैडम के ऑफिस में कुछ लोग जमा थे। मुझे देखना था कि उसके अंदर कौन है, और जैसे ही मैंने अंदर झाँका तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। सविता और मैं अपने काम के लिए चले गए। मैंने सारे कमरों की सफाई शुरू की और घबराने लगी। कल रात जो हुआ हुआ है, लगता है मैं किसी मुसीबत में पड़ने वाली हूँ। मैंने सारा कचरा समेटते हुए कल रात वाली लड़की का भी सारा सामान उठाया और अपने थैले में भर लिया कि कहीं कोई सुराग न मिल जाए। बस मैं अपने काम में बिजी थी, तभी कुछ देर में मैडम ने दरवाज़ा खोला। मैडम के साथ उन लोगों को देखकर मेरा तो दिमाग ख़राब हो गया। मुझे तो पसीने आने लगे। जैसे ही मैडम ने कहा कि ले जाओ इसे, यही पापी है। मैडम के मुंह से ये सब सुनकर मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। मैडम के साथ तो पुलिस थी और सुबह का वक्त था जब एक लेडीज़ कांस्टेबल ने मुझे हथकड़ी लगाई और मुझे घसीटते हुए ले जाने लगी। सारा का सारा स्टाफ वहीं पर था और मैं शर्मिंदा नज़रों से नज़रें झुकाती हुई पुलिस के साथ चल पड़ी। मैं जैसे ही पुलिस की गाड़ी में बैठ रही थी, वैसे ही मैंने सविता को मदद के लिए पुकारते हुए उसे मदद भरी नज़रों से देखा, लेकिन वो मेरी मदद नहीं कर सकी, क्योंकि वो तो हर बार मुझे समझाया करती थी, लेकिन मैं ही पैसों की लालच में खोई हुई उसकी एक नहीं सुनती थी। और शायद आज मेरा पाप का घड़ा भर चुका था। कल रात जो मैंने किया वो मेरी आखिरी गलती थी। मैं चुपचाप पुलिस की गाड़ी में बैठकर पुलिस स्टेशन चली आई थी। मैं जानती थी कि मेरा यहाँ से बचना नामुमकिन है, क्योंकि मैडम ने हमें पहले ही वार्निंग दे दी थी कि गुनाहगार को मैं कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाऊंगी। मैं पुलिस स्टेशन में मदद के लिए चारों तरफ देख रही थी, लेकिन मदद के लिए कोई भी नहीं था। मेरे दिमाग में ये सवाल उठ रहे थे कि पूरे अनाथ आश्रम के सामने मेरी इज्जत की धज्जियाँ उड़ गई हैं। सबके काम आने वाली मोनिका दीदी आज बिल्कुल अकेली थी। मेरा लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया था, जिस पर पुलिस की मोहर मेरी आंखों के सामने ही लग चुकी थी। सफाई की नौकरी से भी इस वक्त मैं हाथ धोकर बैठी थी। मुझे सिर्फ पवन की फिक्र सता रही थी। लेडीज़ कांस्टेबल मुझसे पूछताछ करने के लिए मुझे अकेले कमरे में ले गईं, जहां पर मुझसे पूछताछ करने के बाद मुझे सलाखों के पीछे डाल दिया जाता। पुलिस कांस्टेबल मुझसे पूछने लगी कि ऐसे भी क्या ज़रूरत पड़ गई थी तुम्हें, तुम तो नौकरी भी करती थी, क्या सैलरी काफ़ी नहीं थी जो गलत तरीके से कमाने लगी? और तो और कोई ना कोई डर, ना ही कोई माथे पर शिकन। आखिर ऐसा क्यों? जहाँ इतने सालों काम किया, जहाँ पर खाया उसी की थाली में छेद कर दिया। मुझे अपनी गलतियों पर अफसोस हो रहा था। या पुलिस कांस्टेबल की कठोर बातें सुनकर रोने लगी और कहा, मैडम, मैं गरीब इंसान को कहाँ ले जाती है?
गरीबी इंसान को कहाँ ले जाती है और क्या क्या गलत काम करने पर मजबूर कर देती है, इस बात को आप नहीं समझ सकते। हम गरीब लोगों को तो पैसे ज़्यादा मिल जाएं तो हमारी ज़िंदगी थोड़ी खुशहाल हो जाती है। वो कहने लगी कि ऐसी भी क्या मजबूरी थी तुम्हारी। मैंने कहा कि मैं गरीब घराने में पैदा हुई, बचपन से ही मैंने गरीबी देखी। ऐसी गरीबी में ही मेरे माता पिता ने मेरी शादी कर दी। मेरे माता पिता तो इस दुनिया से चले गए, लेकिन वो मेरी शादी एक जल्लाद से कर बैठे। वो मुझे मारता पीटता और तो और मेरे गर्भवती होने के बाद भी वो मुझ पर जुल्म करता रहा। लेकिन एक रात मुझ पर कहर टूट पड़ी जब एक हादसे में मेरा पति भी मर गया। वो जो भी था, जैसा भी था, मेरा पति था। बस उसके बाद मेरे जीने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ पवन ही था, मेरा बेटा पवन। उसके जन्म के बाद मैंने घर घर जाकर काम करके मैंने उसे इस काबिल बनाया और फिर उसे एक अच्छी जगह पर पढ़ने के लिए हॉस्टल भेज दिया और ख़ुद अनाथ आश्रम में आकर काम करने के लिए आ गई। जैसे जैसे वो बढ़ रहा था उसके खर्चे भी बढ़ते चले जा रहे थे। अब तो मेरी सैलरी भी कम पड़ने लगी थी और फिर मैंने मौका देखकर 2 नंबर के काम करने शुरू कर दिए। और फिर जो लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड के साथ भागना चाहती थीं, मैं उनको भगाने में उनकी मदद कर देती थी और बहुत से निसंतान लोगों को अनाथ बच्चा देकर उनसे भी भारी रकम ले लेती थी, क्योंकि मैडम तो बहुत पूछताछ के बाद बिना पैसे लिए निसंतान जोड़ों को बच्चे गोद दे देती थीं। लेकिन मैं मैडम से अपना रेफरेंस देकर और उनसे बहाना करके दूर के रिश्तेदार या कुछ भी बहाना बना दिया करती थी और मैडम को बिना बताए उनसे पैसे लेकर बच्चे गोद देने लगी। बस यूं ही मेरा गुजर बसर चलता रहा। पुलिस कांस्टेबल मेरी बात सुनकर हंसने लगी। लो भाई, ऊँट के मुंह में जीरा। इसे तो हमने किसी और जुर्म में गिरफ्तार किया था और ये तो यहाँ अपनी जुर्म की पिटारी खुद ही खोल बैठी। मुझे ये सुनकर सदमा लगा। ये मैडम क्या कह रही हैं? ये मेरे कौन से जुर्म की बात कर रही हैं? मैंने एकदम से कहा कि ये आप क्या कह रही हैं? मैं मानती हूँ मैंने बहुत से जुर्म किए हैं, बहुत से गलत काम किए हैं, लेकिन इसके अलावा मैंने और कोई कौन सा गलत काम किया जो मुझे नहीं मालूम। वो मेरी बातें सुनकर हंस पड़ी और कहने लगी, अच्छा तो तुम नहीं जानती कि तुम्हें यहाँ पर क्यों लाया गया है? आओ मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि तुमने क्या किया है। वो मुझे लेकर गई और कैमरे की रिकॉर्डिंग दिखाने लगी। मैं पल भर के लिए मैं सोचने लगी कि मैंने तो लड़कियों को भगाते हुए कैमरे बंद कर दिए थे, फिर मुझे क्या दिखाने के लिए लेकर आई हैं। लेकिन मैं वो रिकॉर्डिंग देखकर हैरत में रह गई। वो रिकॉर्डिंग तो उस वक्त की थी जब मैं सफाई के दौरान वो फालतू का सामान थैली में भर रही थी। मैंने सोचा कि बस इतनी सी बाजी से ये लोग जुर्म कह रहे हैं। मैंने इतने बड़े बड़े जुर्म किए हैं, इसके आगे इन पुलिस वालों को ये जुर्म लग रहा है। लेकिन ये कैमरा रिकॉर्डिंग दिखाने के बाद पुलिस कांस्टेबल कहने लगी, क्यों मैडम, हो गई ना बोलती बंद? ये देखो अपनी करतूत। मैं कहते कहते रुक गई कि आप लोगों का दिमाग ख़राब है। फिर मैंने कहा कि मैं आप लोगों को एक आदमी का पता देती हूँ, आप लोगों को सारी सच्चाई मालूम हो जाएगी, फिर आप लोग मेरे साथ जो मर्जी आए करें। पुलिस वहाँ से मेरे दिए गए पते पर पहुँची और उस लड़के को तलाश करने लगी। मेरे दिमाग में वो सारे ख्याल आ रहे थे कि बार बार उस लड़के का मेरे पास आना और फिर मेरा उसे सामान बेचना। लेकिन जो सामान मैं उसे बेचती थी वो तो पुराने बर्तन, पुराने कपड़े, पुराने ज़ेवरात होते थे। जब वो गरीब और अनाथ लड़कियाँ यहाँ से जाने से पहले वो सामान कचरे में डाल दिया करती थीं। भला इसमें ऐसी कौन सी चोरी हुई? और वो कबाड़ी मुझे उस दिन क्या बताना चाहता था? और वो म्यूज़ियम, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैंने लड़कियों को भगाने में उनकी मदद ज़रूर की थी और कुछ निसंतान जोड़ों को बच्चे अडॉप्ट करवाए पैसों की खातिर। लेकिन मेरे दिमाग में आया उस दिन उस कबाड़ी ने जो मुझे पैसों से भरा बैग दिया था, आखिर इन फालतू कपड़े बर्तन में ऐसा क्या था? मैं ये सब कुछ सोच ही रही थी कि इतनी देर में पुलिस उस कबाड़ी वाले लड़के को गिरफ्तार कर लाई। मैं उसे देखकर हैरान रह गई। वो उस दिन की तरह सूट बूट में था, अच्छे ब्रांडेड जूते पहने हुए था और बहुत मालदार लग रहा था। मेरे मुंह से निकला, अरे ये तो वो कबाड़ी वाला है। सभी लोग मेरी बातों पर हंस पड़े। पुलिस कांस्टेबल ने मेरे और उस कबाड़ी लड़के के मुंह पर थप्पड़ मारते हुए कहा कि तुम दोनों बहुत होशियार समझते हो, हमें पागल बना रहे हो। मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा थी क्योंकि सबके सामने मुझे बेइज्जत किया जा रहा था। लेकिन धीरे धीरे मेरा दिमाग काम करने लगा था। जब कैमरे की तस्वीर हम दोनों को दिखाई जा रही थी तो मेरे दिमाग में जो भी सवाल उठ रहे थे उनके जवाब मुझे मिल रहे थे। जिसमें एक बहुत बड़ी आलीशान बिल्डिंग थी। मुझे याद आया, ये तो वही म्यूज़ियम है जहाँ मैंने उस दिन उस कबाड़ी को देखा था। लेकिन मेरी आंखें तो फटी की फटी रह गईं। वहाँ मेरे बेचे गए फालतू और पुराने बर्तनों को शोकेस में सजाया गया था। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था ये वही बर्तन हैं जो कि मैं इस अनाथ आश्रम में सालों से देखती आ रही हूँ। इन्हें पॉलिश करके चमकता हुआ देख रही थी।
जैसे बहुत ब्रांडेड बर्तन हो। मैंने उसे देखकर कबाड़ी वाले से कहा कि ये बर्तन तो अनाथ आश्रम के हैं। वो मुझे देखकर नज़रें झुकाने लगा। इतने में पुलिस कांस्टेबल मुझे देखकर बोलने लगी, जी हाँ, अब याद आया कि तुमने क्या जुर्म किया है। इस लड़के के साथ मिलकर तुमने इतने कीमती बर्तन अनाथ आश्रम से चोरी करके उन्हें म्यूज़ियम में नुमाइश के लिए रखा है। ये म्यूज़ियम कब खोला तुम लोगों ने, और कितने सालों से इस पर काम कर रहे हो? मैं तो ये सुनकर हक्का बक्का रह गई। मैंने पुलिस कांस्टेबल के सामने हाथ जोड़कर कहा कि मैंने कोई जुर्म नहीं किया, मुझे नहीं पता था ये कबाड़ी मेरे पीछे क्या कर रहा है। मुझे नहीं मालूम था कि वो गरीब लड़कियां इतनी कीमती चीज़ को कचरे में फेंक देती हैं, और वो इतनी महंगी भी हो सकती है। मैं तो बस इन्हें मामूली बर्तन समझ रही थी। हाँ, मुझे बस इतना मालूम है कि कई साल पहले एक अमीर आदमी बहुत सारे बर्तन लेकर मैडम को अनाथ आश्रम के उपयोग के लिए देकर गया था, लेकिन ये नहीं मालूम था कि इन बर्तनों के पीछे इतना बड़ा राज छुपा था। मेरी बात पर पुलिस यकीन ही नहीं कर रही थी। उन्हें लग रहा था कि मैं कबाड़ी वाले के बहाने इस लड़के को कीमती बर्तन बेच रही थी, और वो उन बर्तनों की नुमाइश करके अमीर लोगों को मुंह मांगी कीमत में बेचता रहा। मुझे इतने सालों अनाथ आश्रम में काम करते हुए हो गए, लेकिन मालूम नहीं था कि एंटीक बर्तनों का एक एक पीस बाजार में 1 लाख का होगा। लेकिन कुछ ही दिनों में वो कबाड़ी वाला इस बात का फ़ायदा उठाकर एक अमीर आदमी बन गया था। लेकिन मुझे तो अपने जुर्म की खबर तक नहीं हुई। जाने अनजाने में ये जुर्म करती गई, और ये आदमी लगातार चुप बैठा रहा हुआ था। और पुलिस कांस्टेबल मेरी फिर से इंसल्ट करने लगी और कहने लगी, जहाँ पर काम किया वहाँ पर तुमने इतने बड़े जुर्म किए। इतने में वो आदमी बोल पड़ा कि बस करें आप लोग, बस बहुत हुआ। ये औरत बिल्कुल बेकसूर है, और जो कुछ भी हुआ उसमें सारा कसूरवार मैं हूँ। ये कहानी मुझसे शुरू हुई। मुझे इस औरत का पता था कि ये ज़रूरतमंद है और पैसों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएगी। लेकिन मैंने जो पहली बार इससे कबाड़ का सामान लिया, तो बाज़ार में मुझे उसके मुंह मांगे पैसे मिलने लगे। तब मुझे इन बर्तनों की कीमत पता चली। ये बर्तन सालों पुराने हैं, और लोग इसे बहुत सारे पैसों में भी लेने के लिए तैयार हैं। मैंने अपना खुद का म्यूज़ियम बनाया, और इन बर्तनों की नुमाइश की देखते देखते ये बर्तन बिकने लगे, और मैंने अपना काम जारी रखा। और मुझे जब इस औरत का ख्याल आया तो मैंने इसे बताना चाहा, और इस औरत को इसका हिस्सा भी दिया। लेकिन वो इस बारे में बिल्कुल नहीं जानती थी। वो बिल्कुल अनजान थी इस सब से। लेकिन जब मैं उसे ये सब कुछ बताने वाला था, इतने में ये पकड़ी गई। पुलिस ने उस लड़के के बयान से मुझे रिहा कर दिया, और मेरा लाइसेंस रिन्यू करने की परमिशन दे दी। मैंने भगवान का धन्यवाद किया, और सबसे पहले दौड़कर अनाथ आश्रम गई, और वहाँ पहुँचकर वहाँ की मैडम से और कर्मचारियों से हाथ जोड़ माफ़ी मांगने लगी। मुझे पैसों के लालच ने आज इस अंजाम तक पहुँचाया था। इन सब की नज़रों में इतना गिर जाऊंगी कभी सोचा भी न था। मैं बेटे की मोहब्बत और पैसों के लालच में जाने अनजाने में मुसीबत अपने सर लेती गई, और एक न एक दिन इसका बोझ उठाते हुए मैं ज़मीन पर गिर पड़ी। सारे स्टाफ ने और मैडम ने जब मेरी गरीबी की कहानी सुनी तो सबकी आंखों में आंसू आ गए, और सब ने मुझे माफ़ कर दिया। ये सब होने के बाद मैडम ने मेरी सैलरी थोड़ी बढ़ा दी, जिससे मैं अपने बेटे पवन के खर्च को आसानी से पूरा कर सकती थी। मैंने अपनी नौकरी को पूरी ईमानदारी के साथ जारी रखा, और मैंने ज़िंदगी से सबक सीख लिया था कि पैसों का लालच कुछ देर के लिए तुम्हें खुशी तो दे देता है, लेकिन दुनिया की नज़रों में तुम्हें बेइज्जत भी कर देता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और मेरी अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।